अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। नावल शी डॉग हेडक्वार्टर मुसन्नफ़ मज़हर कलीम एम ए एपिसोड 14। अब ये डूब जाएंगे, जेम्स स्कॉट ने कहा। लेकिन नीचे उतरने वाले अफराद बिजली की सी तेज़ी से दौड़ते हुए वापस हेलीकॉप्टर में सवार हुए और हेलीकॉप्टर एक झटके से फ़ज़ा में उठ गया। सिर्फ चंद लम्हों का फ़र्क पड़ गया था, वरना हेलीकॉप्टर पानी के अंदर चला जाता और फिर वो उड़ ना सकता था। अब सबमरीन समंदर की सतह पर नज़र न आ रही थी, अलबत्ता हेलीकॉप्टर उड़ता हुआ तेज़ी से टापू की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अब सबमरीन को वापस ऊपर आने और स्टार मिसाइल फायर करने का वक्त नहीं रहा। वेरी बैड, अब ये निकल जाने में कामयाब हो जाएंगे, जेम्स स्कॉट ने होंठ चबाते हुए कहा। इसका अंदाज ऐसा था जैसे उसका बस न चल रहा हो कि वो हाथ बढ़ाकर हेलीकॉप्टर समेत इन सबको समंदर में गर्क कर दे, लेकिन जाहिर है वो ऐसा ना कर सकता था। लेकिन दूसरे लम्हे वो और एंथोनी दोनों ये देखकर चौंक पड़े कि हेलीकॉप्टर दोबारा टापू पर उतर गया था और इसमें से 2-3 अफराद नीचे उतरकर इस तरफ को बढ़ रहे थे जहां स्टार मिसाइल से तबाह होने वाली मशीन का मलबा बिखरा पड़ा था। ओहो, इन पर दोबारा स्टार मिसाइल फायर होना चाहिए, जेम्स स्कॉट ने कहा। चीफ, इन्हें फायरिंग एंगल रेंज का इलम है, इसलिए अब ये स्टार मिसाइल सेट नहीं हो सकेंगे, एंथोनी ने कहा। तो फिर क्या किया जाए? न जाने कि खतरनाक लोग अब किस चक्कर में हैं, जेम्स स्कॉट ने कहा। चीफ, ये कुछ भी क्यों ना कर लें, ये हेडक्वार्टर में दाखिल नहीं हो सकते, इसलिए ये खुद ही वापस चले जाएंगे, एंथोनी ने कहा। जेम्स स्कॉट ने इस बात में सर हिला दिया, क्योंकि फौरी तौर पर उसे कोई बात समझ ना आ रही थी। इमरान चंद लम्हे ज़मीन पर झुका रहा, फिर वो सीधा हुआ और उसने जिस्म पर मौजूद गोताखोरी का लिबास उतारना शुरू कर दिया। उसके बाद उसने कोट की अंदरूनी जेब से एक चिपटा सा बॉक्स निकाला और इसे खोलकर उसने इसके अंदर से कोई भी चीज़ चुटकी में पकड़ कर निकाली। ओहो, मैकनोरा बम! ओहो, वेरी बैड! एंथोनी ने यकलख चीखते हुए कहा। इसके साथ ही उठकर बाहर हॉल की तरफ भागा, जबकि जेम्स स्कॉट हैरत से मुंह फाड़े बैठा रह गया। उसकी नज़रें जैसे स्क्रीन पर चिपकी हुई थी। इमरान ने बॉक्स में से निकाली हुई सुनहरी रंग की पतरी को टापू की सतह पर बने हुए सुराख में डाल दिया, फिर तेज़ी से पीछे हटता चला गया। उसके पीछे खड़े हुए दोनों अफराद भी तेज़ी से पीछे हटे। उसी लम्हे खौफनाक गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी। जेम्स स्कॉट को यूँ महसूस हुआ जैसे पूरा टापू शदीद तरीन ज़लज़ले की जद में आ गया, लेकिन चंद लम्हों बाद ही गड़गड़ाहट बंद हो गई और इसके साथ ही लर्जिश भी बंद हो गई। उसी लम्हे एंथोनी पेशानी पर आया हुआ पसीना पहुँचता अंदर दाखिल हुआ। बाल बाल बच गए हैं चीफ। अगर इस मैकनारा बम की ताकत को बर वक्त ज़ीरो ना कर दिया जाता तो हेडक्वार्टर का ऊपर वाला सारा हिस्सा भग से उड़ जाता और समंदर का पानी पूरी कुव्वत से हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाता और फिर पूरा हेडक्वार्टर मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता, एंथोनी ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। लेकिन अगर इनके पास दूसरा बम हुआ तो, जेम्स स्कॉट ने कहा, तब भी कुछ नहीं होगा। अब ज़ीरो करने वाली मशीन ऑन है, इनका कुछ ना कुछ तो करना होगा। ये इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं, इन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ा जा सकता, जेम्स स्कॉट ने बड़बड़ाते हुए कहा। चीफ, मेरे जहन में एक तजवीज़ आई है, एंथोनी ने कहा। कौन सी? जल्दी बताओ, मेरा तो दिमाग ही जामद हो गया है, जेम्स स्कॉट ने चौंक कर कहा। चीफ, इन लोगों को SV-31 बेस फायर से हलाक किया जा सकता है, एंथोनी ने कहा। SV-31 बेस? क्या तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? वो तो खौफनाक एटमी हथियार है, इससे तो पूरा हेडक्वार्टर ही भग से उड़ जाएगा, जेम्स स्कॉट ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। चीफ, मैंने SV-31 बेस फायर कहा है, SV-31 बेस मिसाइल नहीं कहा, एंथोनी ने कहा। ओह हाँ, लेकिन ये फायर होगा कैसे? बाहर तो खूनख्वार शार्क्स मौजूद है, बाहर कोई आदमी जा नहीं सकता और अब इन शार्क्स ने इस वक्त तक पीछा नहीं छोड़ना जब तक पानी में से खून की बू मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हो जाती, और ऐसा कई रोज़ बाद ही हो सकेगा, जेम्स स्कॉट ने कहा। चीफ, सबमरीन के ज़रिए ये काम हो सकता है। सबमरीन को जजीरे के करीब अचानक उभारा जाए और फिर फ़ौरन ही फायर कर दिया जाए, एंथोनी ने कहा। नहीं, मैं सबमरीन को किसी रिस्क में नहीं डाल सकता। इस बार अगर उन्होंने इस पर कब्जा कर लिया तो फिर मामला हमारे बस से बाहर हो जाएंगे, जेम्स स्कॉट ने कहा। तो फिर जो काना बोट को इस्तेमाल किया जाए, एंथोनी ने कहा। लेकिन इस बोट पर फायर कैसे करेंगे, जेम्स स्कॉट ने कहा, और एंथोनी ने इस बात पर सारा ला दिया। जेम्स स्कॉट ने इंटरकॉम का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। इमरान इस सुराख पर चंद लम्हों तक झुका रहा जो उसने मशीन के बरमे से बनाया था, फिर वो सीधा हुआ। फिर उसने पहले तो जिस्म पर मौजूद गोताखोरी का लिबास उतारा, फिर कोट की अंदरूनी जेब से उसने एक सुनहरी रंग की पत्ती सी निकाली और इसका कोना मोड़ा, फिर ये पतरी इसने इस सुराख में डाली और इसके साथ ही वो तेज़ी से पीछे हटता चला गया। पीछे हट जाओ, इमरान ने कहा, तो जवाना और तनवीर भी तेज़ी से पीछे हट गए। दूसरे लम्हे हौलनाक गड़गड़ाहट की आवाज़ें सुनाई दी और इसके साथ ही टापू की सतह इस तरह हिलने लगी जैसे खौफनाक जलजला आ रहा हो, और इमरान के चेहरे पर फातिहाना मुस्कुराहट रेंग गई। लेकिन दूसरे लम्हे वो बेख्तियार चौंक पड़ा जब अचानक न सिर्फ गड़गड़ाहट की आवाज़ें बंद हो गई बल्कि ज़मीन की लर्जिश भी ख़त्म हो गई। वेरी बैड, इंतहाई कीमती बम भी नाकारा साबित हुआ, इमरान ने एक तवील सांस लेते हुए कहा।
क्या हुआ है, कुछ हमें तो भी तो बताओ, तनवीर ने हैरत भरे लहजे में कहा। मेरे पास एक मैकनोरा बम था, ये एटम बम से कम ताकतवर नहीं होता। पहले चूंकि मशीन ने काम कर दिया था, इससे मुझे मालूम हो गया कि नीचे हेडक्वार्टर और टापू की ऊपर वाली सतह के दरमियान कोई ऐसी चीज़ मौजूद नहीं जो रेज को रोक सके, वरना तो मशीन ऑन ही ना होती। इसलिए मैंने ये बम डाला था। अगर ये अंदर पहुंच जाता तो टापू का काफ़ी बड़ा हिस्सा टूट जाता और इस तरह समंदर का पानी पूरी ताकत से हेडक्वार्टर में दाखिल हो जाता और हेडक्वार्टर ख़त्म हो जाता। लेकिन शायद अंदर किसी मशीनरी की मदद से मैकनारा बम को भी फटने से पहले नकारा कर दिया गया है। इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, ये लोग वाकई इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अब क्या होगा, ये तो नाकाबिले तस्खीर बनता जा रहा है। तनवीर ने कहा, अब यही हो सकता है कि हम हेलीकॉप्टर पर बैठकर ठंडे ठंडे वो वापस सुधार जाएं और जाकर नाकामी का ऐलान कर दें, और क्या हो सकता है। इमरान ने कहा, नहीं, ये कैसे मुमकिन है, पाक एशिया सीक्रेट सर्विस मिशन मुकम्मल किए बगैर कैसे वापस जा सकती है। तनवीर ने कहा, तो फिर करो मिशन मुकम्मल। इमरान ने कहा, ठीक है, तुम एक तरफ हट जाओ, फिर मैं जानूँ और हेडक्वार्टर। तनवीर ने कहा, क्या करोगे तुम, क्या टक्कर मारकर हेडक्वार्टर तबाह करोगे। इमरान ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, मैं जो चाहूँ करूँ, ये मेरा काम है। तनवीर भी शायद अपनी ज़िद पर अड़ गया था। ओके, मैंने शिकस्त तस्लीम कर ली, इसलिए अब तुम टीम के लीडर हो। इमरान ने कहा। मास्टर पीछे खड़े जवानों ने इमरान की बात सुनते हुए कहा, तुम खामोश रहो, तुम इमरान साथ लाया, तुम टीम के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। तनवीर ने अचानक मोड़ करते इस लहजे में कहा, जवाना तुम खामोश रहोगे, हमारा मकसद मिशन मुकम्मल करना है बस। इमरान ने जवाना से कहा, जिसका चेहरा तनवीर की बात सुनकर बिगड़ सा गया था, और जवाना ने बेख्तियार होंठ भींच लिए। तनवीर तेज़ी से मुड़ा और दौड़ता हुआ हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। शायद वो अपने साथियों को इस नए सेटअप की इतला देने गया था। मास्टर, तनवीर इस काबिल नहीं है, ये सब कुछ ख़त्म करा देगा। जवाना ने तनवीर के जाते इमरान से कहा, नहीं तनवीर भी आज समझदार है, तुम फिक्र ना करो। असल बात यह है कि मैं वाकई ज़रूरत से ज़्यादा सोचने का आदी बन गया हूँ, इसलिए बाज़ औक़ात नाक के नीचे की चीज़ मुझे नज़र नहीं आ रही होती, जबकि तनवीर देखता ही नाक के नीचे है। इमरान ने कहा तो जवाना बेख्तियार मुस्कुरा दिया। तनवीर हेलीकॉप्टर में चला गया था। आओ अब हम दोनों यहाँ खड़े क्या करेंगे, इत्मीनान से जाकर बैठते हैं। इमरान ने कहा, फिर मोड़कर हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ गया। इमरान साहब, क्या वाकई आपने तनवीर को अपनी जगह लीडर बना दिया है। सफदर ने इमरान के हेलीकॉप्टर में दाखिल होते ही कहा, हाँ, मैंने एतराफ़ शिकस्त कर लिया है, क्योंकि वाकई मेरी खोपड़ी की बैटरी मुकम्मल तौर पर फेल हो चुकी है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, लेकिन तनवीर क्या करेगा। जूलिया ने, जो सीट पर बैठी हुई थी, हैरत भरे लहजे में कहा, मैं इस मिशन को मुकम्मल करूँगा और मैंने इसका हल सोच लिया है। तनवीर ने अचानक पुरजोश लहजे में कहा, कैसा हल। जूलिया ने चौंक कर पूछा, और इमरान भी हैरत भरी नज़रों से तनवीर को देखने लगा। हाँ, वापस जजीरे पर जाएंगे, वहाँ से इंतहाई ताकतवर मेगा पावर डायनामिट लाकर इससे टापू को ही उड़ा देंगे। मुझे इमरान का ये आइडिया पसंद आया कि अगर हेडक्वार्टर के ऊपर वाले हिस्से को तबाह कर दिया जाए तो समंदर का पानी पूरी कुव्वत से अंदर जाएगा और हेडक्वार्टर तबाह हो जाएगा। तनवीर ने इंतहाई पुरजोश लहजे में कहा, लेकिन जब मैकनारा बम नाकारा हो गया है तो डायनामिट क्या करेगा। मैकनारा बम के मुकाबले में तो मेगा पावर डायनामिट की कोई हैसियत ही नहीं। इमरान ने जवाब दिया। तनवीर का चमकता हुआ चेहरा याक लाख बुझ सा गया। समुद्र में अगर किसी बम को इस्तेमाल किया जाए तो फिर भी नतीजा यही निकलेगा। अचानक कैप्टन शकील ने कहा, समंदर में हर तरफ शार्क्स का कब्जा है और वो 2-4 रोज़ से पहले जाने वाली नहीं। इमरान ने कहा, तो क्या हुआ, हम 2-4 रोज़ बाद आ जाएंगे। तनवीर ने कहा, नहीं, इस तरह उन्हें वक्त मिल जाएगा और हो सकता है कि वो जजीरों से अपने आदमी और हेलीकॉप्टर जहाँ टापू पर मंगवा लें, फिर तो हमारे हेलीकॉप्टर को नीचे से फ़ज़ा ही में उड़ाया जा सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, मास्टर मास्टर ये क्या है। अचानक जवाना ने चीखते हुए कहा। वो समुद्र की जनूबी तरफ इशारा कर रहा था। सब ने चौंक कर इधर देखा तो पानी पर किसी धात की बनी हुई तश्तरी नुमा कश्ती उभर रही थी। ओहो, ये तो युकाना बोट है, ये दुनिया की इंतहाई जदीद तरीन जंगी बोट। इमरान ने चीखते हुए कहा। फिर वो बिजली की सी तेज़ी से हेलीकॉप्टर से नीचे उतरा और दौड़ता हुआ इस तरफ को बढ़ने लगा जिधर जोकाना बोट नज़र आ रही थी। लेकिन अभी वो वहाँ से कुछ फासले पर ही था कि जोकाना बोट की एक साइड खुली और इसमें से 2 आदमी बाहर आए। इन दोनों के हाथों में चौड़ी नाल और भारी दस्ते वाली गनें थी। दौड़ते हुए इमरान ने जैसे ही उन्हें बाहर निकलते देखा, उसने दौड़ते हुए झुक कर एक पत्थर उठाया और दूसरे लम्हे उसके हाथ से निकलने वाला पत्थर पूरी कुव्वत से एक आदमी को लगा। वो चीखता हुआ नीचे गिरा। दूसरे आदमी ने चौंक कर इधर उधर देखा। इमरान ने 1 लाख छलांग लगाई। दूसरे लम्हे वो दौड़ता हुआ इस आदमी से जा टकराया जिसको इसने पत्थर मार कर नीचे गिराया था। उसी लम्हे जवाना भी दौड़ता हुआ वहाँ पहुँच गया। उसने दूसरे आदमी को छाप लिया। इमरान पहले आदमी से टकरा कर नीचे गिरा तो एक बार फिर बिजली की सी तेज़ी से उठ खड़ा हो गया और इसके साथ ही उसकी लात घूमी और उठता हुआ आदमी उसके बूट की ज़रब खाकर चीखता हुआ नीचे गिरा ही था कि इमरान तेज़ी से झुका और दूसरे लम्हे उसने इस आदमी को दोनों हाथों में उठाकर हवा में उछाला और पूरी कुव्वत से नीचे गिरा दिया।
ایک تیز چیخ سنائی دی اور وہ آدمی چند لمحے تڑپ کر ساکت ہو گیا، جبکہ جوانا نے دوسرے آدمی کی گردن توڑ دی تھی۔ دونوں کے ہاتھوں میں موجود گنیں زمین پر گر گئی تھی، لیکن دوسرے لمحے اس نے بے اختیار ایک طویل سانس لیا، کیونکہ وہ دھاتی تشریح نما بنی ہوئی بوٹ بند ہو کر پانی میں غائب ہو چکی تھی۔ اسی لمحے تنویر دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ وہ واپس چلی گئی؟ تنویر نے کہا۔ ہاں، شاید پائلٹ اندر ہی تھا، اگر یہ ہاتھ لگ جاتی تو مشن آسانی سے مکمل ہو جاتا۔ بہرحال ٹھیک ہے، یہ 31 بیس گنیں بھی بہرحال غنیمت ہے، عمران نے کہا، اور آگے بڑھ کر اس نے زمین پر پڑی ہوئی چوڑی نال والی گن اٹھا لی۔ دوسری گن جوانا نے اٹھا لی تھی۔ یہ کیا ہے عمران صاحب؟ اسی لمحے صفدر نے قریب آتے ہوئے کہا، یہ جدید ترین ایجاد ہے، 31 بیس گنیں، ان کے میگزین میں 2000 میگا پاور طاقت ہے۔ عمران نے کہا، اوہ، تو پھر ان گنوں سے ہمیں ہیلی کاپٹر سمیت اڑایا جا سکتا تھا۔ تنویر نے کہا، ہاں، اگر ان کا فائر ہو جاتا تو ہم سب ہیلی کاپٹر سمیت جل کر راکھ ہو جاتے۔ عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا، میرا خیال ہے کہ ہمیں اب یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ یہ شی ڈاک تو نہ جانے کہاں سے جدید اسلحہ اور مشینری نکالے چلی آ رہی ہے، صفدر نے کہا۔ تنویر لیڈر ہے، وہی فیصلہ کر سکتے ہیں، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اب وہ گنیں اٹھائے واپس ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ لیڈر کو جب ان جدید حربوں کا علم ہی نہ ہوگا تو لیڈر کیا کرے گا؟ تنویر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تو عمران اور صفدر دونوں بے اختیار ہنس پڑے۔ واپسی کا فیصلہ تو کر سکتے ہو؟ عمران نے کہا، نہیں، واپسی تو نہیں ہو سکتی، یا تو ہم یہیں مر جائیں گے یا پھر مشن مکمل ہوگا، تیسری کوئی صورت نہیں ہے۔ تنویر نے بڑے پرجوش لہجے میں کہا، گڈ تنویر، ویری گڈ، اسے کہتے ہیں مردانگی۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، خالی مردانگی سے کچھ نہیں ہوگا، ہمیں یا تو کوئی لائے عمل سوچنا چاہیے یا پھر یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، صفدر نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ فیصلہ تنویر ہی کر سکتا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بس، میں باز آیا لیڈری سے، تم ہی لیڈر ہو، جو مرضی آئے کرو، تنویر نے بنائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اوکے، اگر تم نے اپنے اختیارات مجھے سونپ دیے ہیں تو پھر دیکھو کیسے مشن مکمل ہوتا ہے، عمران نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی ہیلی کاپٹر پر سوار ہو گیا۔ اس نے پائلٹ سیٹ پر بیٹھ کر ہیلی کاپٹر میں نصب ٹرانسمیٹر پر جنرل فریکوینسی ایڈجسٹ کی، پھر بٹن دبا کر اس نے کال دینا شروع کر دی۔ ہیلو، علی عمران کالنگ، جم اسکاٹ، چیف آف شی ڈاگ ہیڈ کوارٹر۔ عمران نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا، جیس، جم اسکاٹ بول رہا ہوں، کیوں کال کی ہے؟ تھوڑی دیر بعد ٹرانسمیٹر کا ریسیونگ بلب جل اٹھا اور جم اسکاٹ کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ جم اسکاٹ، 31 بیس گنیں ہمارے قبضے میں آ چکی ہیں اور تم تو شاید ان کے اصل استعمال کو نہ جانتے ہوگے، لیکن میں جانتا ہوں، مجھے معلوم ہے کہ ان میں کتنی پاور ہے۔ ان دونوں گنوں میں جو میگزین موجود ہیں انہیں اگر ملا کر فائر کر دیا جائے تو اس سے اس قدر طاقت پیدا ہو سکتی ہے کہ میکنارا بم سے اس کی طاقت 10,000 گنا بڑھ جائے گی، اور اتنی طاقت کو تمہاری مشینری نہ روک سکے گی۔ اس لیے میں تمہیں اب آفر کر رہا ہوں، اگر تم وعدہ کرو کہ شی ڈاگ پاکیشیا کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرے گی تو میں تمہارا ہیڈ کوارٹر تباہ کیے بغیر واپس چلا جاؤں گا۔ عمران نے کہا، تم سے جو ہو سکتا ہے کر لو، اب تو شی ڈاگ پورے پاکیشیا کی اینٹ سے اینٹ بجانے سے بھی دریغ نہ کرے گی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد جم اسکاٹ نے چیختے ہوئے کہا، اس کا مطلب ہے کہ تم اپنا ہیڈ کوارٹر تباہ کرانے پر تلے ہوئے ہو؟ ٹھیک ہے، پھر ایسے ہی صحیح، ایور اینڈ آل۔ تو اب کیا کرنا ہے؟ جولیا نے کہا، میرا خیال ہے کہ اس نسخے کو استعمال کر ہی لیا جائے، شاید کوئی راستہ نکل آئے۔ عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا، عمران صاحب، کیا ان گنوں سے ہم سمندر میں موجود شخص کو ختم نہیں کر سکتے؟ صفدر نے کہا، جتنی ختم ہوگی انہیں کھانے کے لیے ان سے زیادہ مزید آ جائیں گے، اور اگر ختم ہو بھی جائیں تو پھر ہمارے پاس اب کیا ہے؟ وہ مشین جس سے سائیڈ وے بنانے کا خیال تھا وہ تو شاک کی وجہ سے وہیں سمندر میں ہی رہ گئی تھی، اس وقت ہوش ہی نہ رہا تھا۔ عمران نے جواب دیا، عمران صاحب، کیا میں بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتی ہوں؟ اچانک صالحہ نے کہا۔ تو سب بے اختیار چونک پڑے۔ کیوں نہیں؟ کیا ایکسٹو نے خصوصی طور پر منع کیا ہے تمہیں کہ تم اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، نہیں، میں نے اس لیے یہ بات کیا کہ میں بہرحال آپ سب سے جونیئر ہوں، اس لیے تو میں خاموش رہتی ہوں، لیکن میرے ذہن میں ایک تجویز آئی ہے جس سے شاید یہ بند گلی کھل جائے جس سے ہم سب پھنس کر رہ گئے ہیں۔ صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اچھا، کیا تجویز ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، پہلے آپ یہ بتائیں کہ ہیڈ کوارٹر میں تازہ ہوا حاصل کرنے کے لیے کیا انتظامات کیے گئے ہوں گے؟ صالحہ نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ میرا خیال ہے کہ انہوں نے سمندری پانی سے آکسیجن کشید کرنے کا کوئی انتظام کر رکھا ہوگا، جیسے ہمارے ان جدید غوطہ خوری کے لباسوں میں انتظامات ہیں، عمران نے جواب دیا۔ عمران صاحب، آپ مجھ سے بہرحال زیادہ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں، کیا ہیوی مشینری کو مسلسل ورکنگ آرڈر میں رکھنے کے لیے انہیں صرف آکسیجن ملنی چاہیے، اس لیے وافر مقدار میں تازہ ہوا چاہیے، وہ بھی مسلسل اور خاصی بھاری مقدار میں، اور یہ کام سمندر کے اندر سے نہیں ہو سکتا۔ اس کا انہوں نے لامحالہ اسٹاپوں کی سطح پر ہی کوئی ایسا انتظام کر رکھا ہوگا جو بظاہر نظر نہیں آتا، صالحہ نے کہا۔ تو عمران کے چہرے پر بے اختیار تحسین کے تاثرات ابھر آئے۔ ویری گڈ آئیڈیا، گڈ شو صالحہ، تم نے واقعی انتہائی گہری بات کی ہے، اس پوائنٹ کی طرف میرا ذہن نہیں گیا۔
इमरान ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा, लेकिन इमरान साहब अगर ऐसा इंतज़ाम होता तो हमें बहरहाल नज़र आ जाता। ये टापू ज़्यादा बड़ा नहीं है और हमें बहरहाल इस सारे टापू को देख चुकी हैं, सफदर ने कहा। ये बात तो दुरुस्त है, लेकिन सालिया की बात भी दुरुस्त है। इंसानों के लिए तो चलो सिर्फ ऑक्सीजन काम दे सकती है, लेकिन मशीनरी के लिए सिर्फ ऑक्सीजन काम नहीं दे सकती। इसके लिए वाकई मुकम्मल और ताज़ा हवा की ज़रूरत होती है, और मशीनरी को ज़ाया होने से बचाने के लिए इसकी कसीर मिकदार हर वक्त चाहिए। इमरान ने सालिया की बात की तायद करते हुए कहा, हो सकते उन्होंने खुफिया पाइपलाइन समंदर की तह में बिछाई हुई हो जो किसी और टापू पर जाकर निकलती हो, और सकिंग मशीन के ज़रिए हवा कसीर मिकदार में वहाँ से खींची जाती हो। सफदर ने कहा, इस टापू के गिर्द चारों तरफ 20 बहरी मील तक कोई दूसरा टापू या जजीरा नहीं है, और इससे ज़्यादा लंबी पाइपलाइन समंदर में कायम ही नहीं रह सकती। इमरान ने जवाब दिया, तो फिर वाकई ये सोचने वाली बात है कि मुसलसल कसीर मिकदार में ताज़ा हवा ये कहाँ से हासिल करते होंगे। सफदर ने एक तवील सांस लेते हुए कहा, मास्टर मैं बताता हूँ। अचानक जवाना ने कहा, और सब बेख्तियार चौंक पड़े। क्या बताना चाहते हो? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, मास्टर हवा यहाँ टापू से ही हासिल की जा रही है और इसका ज़रिया दरख्त है। जवाना ने कहा, तो इमरान महावरतन नहीं हकीकतन उछल पड़ा। दरख्त? क्या मतलब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा, मैं दौड़ती हुई अचानक एक दरख्त से टकराया था। मुझे एहसास हुआ था कि ये दरख्त ठोस नहीं है बल्कि अंदर से खोखला है, लेकिन इस वक्त गो मैंने इस बात की परवाह न की थी, लेकिन अब मास्टर की बातें सुनकर मुझे इसका ख्याल आया है। मैं इस दरख्त की निशानदेही अब भी कर सकता हूँ। जवाना ने कहा, ओहो तो ये बात है, हैरत अंगेज़ इंतज़ाम है, गुड शो। ये हेडक्वार्टर जिसने भी बनाया वो वाकई ज़हीन आदमी था। इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा, आपका मतलब है कि दरख्तों को अंदर से खोखला करके पाइप बनाए गए होंगे और सकिंग मशीन के जरिए हवा खींची जा रही होगी। लेकिन अगर ऐसा होता तो लामहला वो दरख्त सूख चुके होते, जबकि यहाँ सब दरख्त सरसब्ज हैं। सफदर ने कहा, मसनूई दरख्त भी तो बनाए जा सकते हैं जो तंजीम इंतहाई जदीद तरीन मशीनरी और असला इस बेदरेग अंदाज में इस्तेमाल करती हो। उसके लिए मसनूई दरख्त बनाने या बनवाने में क्या मुश्किल है? इमरान ने कहा, और इस बार सब साथियों ने इस बात में सर हिला दिए। दिखाओ मुझे किस दरख्त से तुम टकराए थे? इमरान ने कहा, और फिर वो हेलीकॉप्टर से नीचे उतर गया। उसके पीछे जवाना भी नीचे उतरा और जवाना के पीछे सफदर और तनवीर भी नीचे उतर आए। वो सब तेज़ी से जवाना की रहनुमाई में मशरिक की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। यहाँ काफ़ी घने दरख्त थे। फिर एक दरख्त के करीब जाकर जवाना रुक गया। ये दरख्त दूसरे दरख्तों जैसा ही था। जवाना ने ज़ोर से दरख्त पर हाथ मारा। यही है मास्टर, ये दरख्त अंदर से खोखला है। जवाना ने मुस्कुराते हुए कहा। इमरान ने उस पर हाथ मारा, फिर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट उभर आई। गुड, ये वाकई अंदर से खोखला है, लेकिन है ये असल दरख्त। इमरान ने कहा, मैं इस पर चढ़ता हूँ फिर हकीकतन मालूम हो जाएगा। तनवीर ने कहा, तेज़ी से हाथ से मोटे घेर के इस दरख्त पर चढ़ने लग गया। दरख्त काफ़ी बुलंद था। तनवीर ऊपर चढ़कर इसकी शाखों में गायब हो गया। इतनी देर में कैप्टन शकील, जूलिया और सालिया भी हेलीकॉप्टर से नीचे उतरकर आहिस्ता आहिस्ता चलती हुई इनके करीब पहुंच गई थी। हाँ, ये अंदर से खोखला है और ऊपर इसका बड़ा सुराख है। नीचे कहीं कोई मशीन चल रही है जिसकी वजह से हवा खासी तेज़ी से अंदर खींची जा रही है। दरख्त की चोटी से तनवीर की चीखती हुई आवाज़ सुनाई दी। बाकी दरख्तों को भी चेक करना पड़ेगा, इमरान ने कहा। फिर आगे बढ़कर दरख्तों पर हाथ मार मारकर उन्हें चेक करना शुरू कर दिया। फिर उन्हें मालूम हो गया कि वहाँ मौजूद दरख्तों में से 8 दरख्त अंदर से खोखले थे। उसके बावजूद ये सारे दरख्त पूरी तरह मजबूत और सरसब्ज नजर आ रहे थे। ये 8वां दरख्त एक दायरे की सूरत में था। हैरत है, ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई है कि कुदरती दरख्तों को यहाँ खड़े खड़े अंदर से इस अंदाज में खोखला किया गया है। ये दरख्त सूखे भी नहीं और सरसब्ज और शाखदार भी हैं। जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा, मेरा ख्याल है कि उन्होंने इसे खोखला करने के बाद इसके चारों तरफ कोई ख़ास केमिकल लगाया हुआ होगा जिसकी वजह से ये दरख्त कायम है, वरना दरख्त की ज़िंदगी और इसकी नशोनुमा तो दरख्त के तने के दरमियानी हिस्से में होती है। ये हिस्सा एक लिहाज से शहरक की हैसियत रखता है। बहरहाल शीडॉग ने इस बार भी हमें हैरान कर दिया है। इमरान ने कहा, चलो अब ये तो तय हो गया कि हेडक्वार्टर को ताज़ा हवा कहाँ से मिलती है, अब क्या करना होगा? जूलिया ने कहा, इसमें बेहोश कर देने वाली गैस दाखिल कर दी जाए। सफदर ने कहा। उसी लम्हे तनवीर दरख्त से उतर कर वापस आ गया। हमारे पास बेहोश कर देने वाली गैस के कैप्सूल तो भारी मिकदार में मौजूद है, लेकिन मसला यह है कि अंदर मौजूद लोग तो बेहोश हो जाएंगे, लेकिन हम अंदर कैसे जाएंगे? गैस के असरात तो बहरहाल एक ना एक वक्त तो ख़त्म हो जाएंगे और बात फिर वहीं की वहीं आ जाएगी। इमरान ने कहा, इमरान साहब SV-30 का मैगज़ीन इनके अंदर डालकर इसे फायर कर दिया जाए तो मुझे यकीन है कि पूरा हिस्सा उड़ जाएगा और रास्ता बन जाएगा। साले ने कहा, ओहो वेरी गुड, वाकई ये मिशन सालिया का है, वेरी गुड। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरा ख्याल है कि पहले अंदर बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी जाए, उसके बाद अंदर SV-30 का मैगज़ीन फायर किया जाए ताकि रास्ता खुलने की वजह से अंदर मज़ामत ना हो। सफदर ने कहा, लेकिन हवा तो पूरी रफ्तार से अंदर जा रही होगी, फिर मैगज़ीन कहाँ रखे जाएंगे और कैसे फायर होकर अंदर जाएंगे?
कैप्टन शकील ने कहा तो सब चौंक पड़े। मैगजीन को रस्सियों से बांधकर रस्सी के दूसरे सिरे का दरख्त के किसी मजबूत शाख से बांधकर मैगजीन अंदर लटका दिया जाए, फिर आसानी से फायर कर दिया जाएगा, इमरान ने कहा और सब ने इस तजवीज़ की तायीद कर दी। चुनांचे थोड़ी देर बाद उस पर अमल दरामद शुरू हो गया और फिर तनवीर ने एक बार फिर दरख्त पर चढ़कर अंदर से बेहोश कर देने वाली गैस फायर कर दी। फिर SV-30 गनों से मैगजीन निकालकर इमरान ने उन्हें रस्सियों की मदद से मजबूती से बांधा। फिर तनवीर ने इस रस्सी के दूसरे सिरे को पहले मजबूती से एक शाख से बांधा, फिर मैगजीन को सुराख के अंदर लटका दिया। मैगजीन पूरी कुव्वत से खींचता हुआ अंदर चला गया, लेकिन रस्सी और शाख दोनों मजबूत थे, इसलिए ना ही शाख टूटी ना ही रस्सी, और मैगजीन दरख्त के तने के अंदर लटक गई। अब मैं फायर कर दूँ? तनवीर ने दरख्त के ऊपर से चीख कर कहा। नहीं, जैसा मैंने कहा वैसे ही करो, वरना तुम भी दरख्त की चोटी से सीधे आलम बाला में पहुंच जाओगे, इमरान ने कहा। ओके, तनवीर ने कहा और उसने दूसरी रस्सी एक मशीन गन के ट्रैगर में मखसूस अंदाज में बांध कर उसे दरख्त की एक मजबूत टहनी के गिर्द गुजार कर नीचे फेंक दिया। खुद भी दरख्त से नीचे उतरा। रस्सी काफ़ी लंबी थी। इमरान ने उसे उठाया, फिर वो उसे खोलता हुआ काफ़ी दूर ले गया। बाकी साथी भी उसके करीब पहुँच गए। तनवीर भी दरख्त से उतर कर उनके करीब आ गया। चूँकि ये पॉइंट सालिया का था, इसलिए ये फायर भी सालिया ही करेगी। इमरान ने रस्सी सालिया की तरफ बढ़ा दी। इस एजाज़ का शुक्रिया, सालिया ने रस्सी पकड़ते हुए कहा। फिर उसने मखसूस अंदाज में रस्सी को झटका देकर खींच लिया। दूसरे लम्हे दरख्त के ऊपर वाले हिस्से से मशीन गन चलने की मखसूस आवाज़ सुनाई दी। इसके साथ ही इंतहाई खौफनाक और दिल दहला देने वाला धमाका हुआ और फिर हर तरफ आग और धुएं के बादल फैलते चले गए। टापू की ज़मीन इस तरह से लर्जने लगी जैसे समंदर में खौफनाक जलजला आ गया हो। चूँकि इन सबको पहले से इसका अंदाज़ा था, इसलिए वो लड़खड़ाए ज़रूर, लेकिन फिर उन्होंने अपने आप को मजबूती से ज़मीन के साथ जकड़े रखा। काफ़ी देर तक आग और धुआं निकलता रहा। फिर आहिस्ता आहिस्ता खामोशी तारी हो गई। जहाँ धमाका हुआ था वहाँ हर तरफ दरख्तों की सुलगती हुई शाखें और तने के हिस्से पड़े हुए नज़र आ रहे थे। वहाँ एक बड़ी सी खाई नमूदार हो चुकी थी। गुड शो, अब जाकर ये लायामल मसला हल हुआ है, इमरान ने मसरत भरे लहजे में कहा और तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ इसके साथ ही इसके पीछे थे। इमरान ने खाई के करीब जाकर अंदर झांका तो उसके चेहरे पर बेख्तियार कामयाबी की मुस्कुराहट बिखर गई, क्योंकि नीचे एक काफ़ी बड़ा हॉल नज़र आ रहा था जिसमें एयर सकिंग मशीनरी के पुर्जे बिखरे हुए नज़र आ रहे थे। हॉल ज़्यादा गहराई में न था, इसलिए इसमें आसानी से उतरा जा सकता था। इमरान साहब, अंदर गैस के असरात मौजूद ना हो। सफ्तर ने कहा। नहीं, काफ़ी देर हो गई है, आओ, इमरान ने कहा और इसके साथ ही उसने अंदर छलांग लगा दी। फिर थोड़ी देर बाद जवाना, सफ्तर और तनवीर भी अंदर कूद आए, लेकिन कैप्टन शकील, जुलिया और सालिया तीनों ऊपर ही रह गए, क्योंकि ज़ख्मों की वजह से इस तरह ना कूद सकते थे। इन लोगों का आखिर क्या किया जाए, ये तो अजाब बन गए हैं, जिम स्कॉट ने ऐसे लहजे में कहा जैसे वो तसव्वुर में अपने बाल नोच रहा हो। चीफ, ये वाकई इंतहाई ख़तरनाक लोग हैं। ये तो जो काना वोट बच गई है, इससे मैंने बर वक्त खींच लिया, वरना हमारे लिए तो मसला बन जाता। अंथुरी ने सहमे हुए लहजे में कहा। मेरा तो दिल चाह रहा है कि गन लेकर ऊपर चला जाऊँ और इन सब को भून कर रख दूँ। हमसे इंतहाई हमाकत हुई है। हमने हेडक्वार्टर के अंदर तो सारे इंतजाम कर रहे हैं रखे हैं, लेकिन ऊपर टापू की सतह पर किसी किस्म का कोई इंतज़ाम नहीं है। जिम स्कॉट ने कहा। ये इसलिए लॉर्ड साहब ने कहा था कि ताकि टापू पर आने वालों को ये शक ही ना पड़ सके कि नीचे हेडक्वार्टर है, अंथोनी ने कहा। लेकिन अब ये बात हमारे खिलाफ जा रही है। वैसे क्या तुम्हें यकीन है कि अगर उन्होंने 31 बेस मैग्नेट फायर किया तो वो हमें नुकसान ना पहुंचा सकेंगे? जेम्स स्कॉट ने बात करते हुए कहा, क्योंकि उसके भेजे हुए दोनों आदमी टापू की सतह पर हलाक हो गए थे और SV-31 बेस गने इमरान और इसके साथियों की हाथ लग गई थी। फिर इमरान ने ट्रांसमीटर कॉल की, जो जनरल फ्रीक्वेंसी पर होने की वजह से हेडक्वार्टर के इंतहाई ताकतवर ट्रांसमीटर ने कैच कर ली थी। इस कॉल में इमरान ने उसे धमकी दी थी कि वो 2 तबाह हो जाने वाली मशीन के लिए बनाए जाने वाले सुराख में SV-31 बेस गनों के मैगजीन रख कर फायर कर देगा और इससे इतनी ताकत पैदा होगी कि इसे हेडक्वार्टर की मशीनरी भी ज़ीरो ना कर सकेगी। लेकिन जब जेम्स स्कॉट ने इस बारे में अंथोनी से पूछा तो अंथोनी ने पूरे एतमाद से बताया था कि ये तो 2 मैगजीन है, 10 मैगजीन भी हों तो वो ज़ीरो हो जाएंगे। और अंथोनी के एतमाद की वजह से उसने इमरान को साफ जवाब दे दिया था। लेकिन अब बात करते हुए उसे ख्याल आया था कि कहीं अंथोनी ने गलत ना कहा हो। मैंने दुरुस्त बताया था चीफ, हमारे पास जो मशीन है वो इमरान के तस्वर से भी ज़्यादा ताकतवर है। लॉर्ड साहब को जदीद तरीन और ताकतवर मशीनरी और असला जमा करने का जुनून था। उनका शौक़ यही था कि वो सारी दुनिया से ऐसी मशीनरी और असला हासिल करते रहते थे, और इस मशीनरी और असले के इस्तेमाल की वजह से शी डॉग ने बहुत कम वक्त में बैनुल-अक़वामी हैसियत हासिल कर ली थी। एंथोनी ने जवाब में पूरी तकरीर कर डाली।
لیکن اب کیا کیا جائے؟ میرا خیال ہے کہ یہ لوگ اب فوری طور پر واپس نہیں جائیں گے، اس لیے کیوں نہ کارکا سے امداد منگوا لی جائے اور اس پر آسمان سے میزائل فائر کر کے ان کا خاتمہ کر دیا جائے۔ جیمز کارٹ نے کہا یس چیف، اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ اینتھونی نے کہا تو جیمز کارٹ نے فون کا ریسیور اٹھایا، نمبر پریس کرنا شروع کر دیا۔ یس لیری بول رہا ہوں۔ رابطہ قائم ہوتی لیری کی آواز سنائی دی، جیمز کارٹ بول رہا ہوں ہیڈ کوارٹر سے۔ جیمز کارٹ نے کہا یس چیف، حکم کریں۔ دوسری طرف سے مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، تمہارے پاس کتنے ہیلی کاپٹر ہیں؟ جیمز کارٹ نے پوچھا۔ ایک ہیلی کاپٹر ہے، لیری نے جواب دیا۔ سنو، ہیڈ کوارٹر کے ٹاپو کی سطح پر پاکستانی ایجنٹوں نے قبضہ کر رکھا ہے، وہ ہر صورت میں ہیڈ کوارٹر تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم سطح پر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے تم ہیلی کاپٹر پر 4 مسلح افراد کے ساتھ یہاں آؤ اور میزائل فائر کر کے ان کا ہیلی کاپٹر بھی تباہ کر دو اور انہیں بھی ختم کر دو۔ جیمز کارٹ نے تیز لہجے میں کہا، چیف، کارکا سے ہیڈ کوارٹر پہنچنے میں 2 روز لگ جائیں گے۔ آپ اگر جلد از جلد ان کا خاتمہ کرنا چاہتے ہیں تو ہاشونا کو کال کریں، اس کے پاس تو گن شپ ہیلی کاپٹر ہے، وہ زیادہ سے زیادہ چند گھنٹوں میں پہنچ جائے گا۔ لیری نے کہا، اوہ ہاں ٹھیک ہے۔ جیمز کارٹ نے چونک کر اور کریڈا دبا کر اس نے ٹون آنے پر ایک بار پھر نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یہ فون ایک خلائی مصنوعی سیارے سے منسلک تھا، یہی وجہ تھی کہ یہ یہاں سے پوری دنیا میں کسی بھی جگہ کال کر سکتا تھا۔ ویز کلب رابطہ قائم ہوتی ایک نسوانی آواز سنائی دی، ہاشونا سے بات کراؤ، میں جیمز کارٹ بول رہا ہوں۔ جیمز کارٹ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا، یس سر۔ دوسری طرف سے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا گیا، ہیلو، ہاشونا بول رہا ہوں چیف، حکم کیجیے۔ چند لمحوں بعد ایک آواز سنائی دی، لہجہ بے حد مؤدبانہ تھا، یقیناً سیکرٹری نے اسے جیمز کارٹ کی کال کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ہاشونا، تمہارے پاس گن شپ ہیلی کاپٹر ہے؟ جیمز کارٹ نے کہا، یس چیف، ہاشونا نے جواب دیا۔ ریڈ فریز میزائل بھی ہوں گی؟ جیمز کارٹ نے کہا، یس چیف، وہ بھی ہیں، ہاشونا نے جواب دیا۔ گڈ، تو سنو، پاکستانی ایجنٹوں کی ایک ٹیم اس وقت ہیڈ کوارٹر کے ٹاپو کے اوپر والی سطح پر موجود ہے اور یہ لوگ ہیڈ کوارٹر کو تباہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ یہ انتہائی خطرناک ایجنٹ ہے، ہیڈ کوارٹر نہیں چاہتا کہ سب میرین بھیجے کیونکہ وہ اس پر قبضہ کر سکتے، اس لیے تم 4 آدمی اپنے ساتھ لے کر ریڈ میزائل لے کر فوراً ہیڈ کوارٹر پہنچو اور ان لوگوں کو ریڈ ریز میزائلوں سے ختم کر دو۔ جیمز کارٹ نے کہا۔